नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा, तो आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। वाराणसी से सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आज सुबह करीब 10 बजे काशी के कोतवाल काल भैरव की पूजा अर्चना के बाद सीएम 11:30 बजे कलेक्ट्रेट में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। ये तीसरा अवसर होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट के लिए पर्चा दाखिल करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा शासित और गठबंधन वाले 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नामांकन में शामिल होंगे। साथ ही एनडीए के प्रमुख घटक लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, लोजपा प्रमुख चिराग पासवान, अपना दल एस के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर समेत तमाम नेता मौजूद रहेंगे। नामांकन के पहले पीएम दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा को नमन करेंगे। नामांकन के बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने अपनी भावनाएं जाहिर की हैं और कहा है कि काशी के साथ उनके रिश्ते को वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिश्ता अद्भुत, अभिन्न और अप्रतिम है। वाराणसी में नामांकन भरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड जाएंगे। झारखंड के कोडरमा में प्रधानमंत्री आज जनसभा करेंगे। भाजपा की पारंपरिक सीट माने जाने वाली कोडरमा सीट से बीजेपी की अन्नपूर्णा देवी चुनावी मैदान में है। इनके खिलाफ गठबंधन ने विनोद कुमार सिंह को उतारा है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के अमेठी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद अमेठी के रामलीला मैदान में विशाल जनसभा होगी। इस सीट से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है। 24 की चुनौती में सभी राजनीतिक दल ताल ठोक रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भी जनसभा करेंगे। वे बनगांव और उलुबेरिया में जनसभा कर इन लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र उलुबेरिया में भी पार्टी का प्रचार करेंगे। उलुबेरिया सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण दयाल चौधरी हैं, जिनका मुकाबला टीएमसी की सजदा अहमद से होगा। उलुबेरिया सीट पर 20 मई को चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरियाबाद विधानसभा के रेलवे स्टेशन मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा क्षेत्र फैजाबाद की दरियाबाद विधानसभा बाराबंकी जिले में आती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खड़गे आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित बांसगांव में जनसभा करेंगे। यूपी की बांसगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सदल प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। खड़गे जनता से सदल प्रसाद के लिए समर्थन मांगेंगे। लोकसभा चुनाव के आगामी चरणों के प्रचार के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के झांसी ललितपुर में एक जनसभा करेंगे। यहां कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती भी पूरे दमखम के साथ प्रचार अभियान में जुटी हुई हैं। मायावती भी आज झांसी में चुनावी जनसभा करेंगी। 5वें चरण के तहत यहां 20 मई को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं इच्छुक प्रत्याशी 17 मई को नाम वापस ले सकेंगे। 7वें चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। इनमें यूपी और पंजाब की 13 सीटें, जबकि पश्चिम बंगाल की 9 और बिहार की 8, जबकि ओडिशा की 6 और हिमाचल प्रदेश की 4, वहीं झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के 4थे चरण के तहत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 96 निर्वाचन क्षेत्रों में कल 67% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। आयोग के मुताबिक रात 11:15 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 67.25% मतदान हुआ, जो 2019 के संसदीय चुनाव में इस चरण की तुलना में 1.74% अधिक है।
आयोग के अनुसार कल पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 78.37%, आंध्र प्रदेश में 76.50%, ओडिशा में 73.97%, तो मध्य प्रदेश में 70.98%, जिसके अलावा झारखंड में 65.2% और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में 37.98% मतदान दर्ज किया गया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का कल शाम दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे 72 साल के थे। सुशील कुमार मोदी बीते कुछ समय से गले के कैंसर से पीड़ित थे। आज उनका पार्थिव शरीर विशेष विमान से दिल्ली से पटना लाया जाएगा। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए राजेंद्र नगर स्थित उनके निजी आवास में रखा जाएगा। इसके बाद पटना के गुलाबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुशील कुमार मोदी के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा अध्यक्ष नड्डा, लालू प्रसाद यादव समेत कई पार्टी और विपक्ष के नेताओं ने शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुशील कुमार मोदी के निधन पर दुख जताया है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री, संसद सदस्य और राज्य की विधायिका के दोनों सदनों के सदस्य के रूप में उन्होंने उच्च आदर्शों को निभाया। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में कहा कि सुशील कुमार मोदी का असामयिक निधन देश के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य के लिए एक बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि सुशील मोदी जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुख हुआ है। बिहार में भाजपा के उत्थान और उसकी सफलता के पीछे उनका अमूल्य योगदान रहा है। इसके अलावा राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर सुशील मोदी के निधन पर दुख जताया। लालू यादव ने सुशील मोदी को एक जुझारू, समर्पित सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर दोहराया कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसे छुड़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। जयशंकर ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने का भी जिक्र किया। मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय पूंजी बाजार विकसित भारत के लिए रोडमैप पर एक सेमिनार में मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने ये बातें कही। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने फिलिस्तीनी पर यूएनजीए के 10वें आपातकालीन विशेष सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने गाजा और इसके बाहर संघर्ष के कारण उत्पन्न खतरे को लेकर चिंता जाहिर की। रुचिरा कंबोज ने कहा कि गाजा में संघर्ष के कारण यहां मानवता के लिए आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं इस मामले में समाधान की पहल को उन्होंने सकारात्मक बताया। संदेशखाली की महिलाएं तृणमूल कांग्रेस और स्थानीय पुलिस के बीच साठगांठ के खिलाफ एक बार फिर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इन महिलाओं का आरोप है कि टीएमसी कुछ वीडियो फुटेज फैलाकर विरोध प्रदर्शन को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि कुछ महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तारी के विरोध में संदेशखाली की महिलाओं ने गांव की सड़कों पर रात्रि पहरा देना शुरू कर दिया। इस बीच तथाकथित स्टिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर फंसाए गए स्थानीय भाजपा नेता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। याचिका पर आज सुनवाई हुई। मुंबई के घाटकोपर इलाके में होर्डिंग गिरने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हो चुकी है। इस घटना में घायल हुए 43 लोगों का घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें से एक अन्य की हालत अभी गंभीर बताई गई है। इस घटना में घायल हुए करीब 31 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपने तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि बोर्ड के निर्माण और उसकी अनुमति के बिना ही इसे लगाया गया था। बीएमसी के अनुसार उस जगह पर 4 होर्डिंग थे और उन सभी को पुलिस आयुक्त, खासतौर के लिए एसीपी जो प्रशासन है उनके द्वारा अनुमोदित किया गया था। होर्डिंग्स लगाने से पहले एजेंसी या रेलवे द्वारा बीएमसी की कोई अनुमति नहीं ली गई। मुंबई पुलिस ने होर्डिंग गिरने के बाद इको मीडिया के मालिक और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि मकान मालिक भावेश भिंडे और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 338, 337 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि पंतनगर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच की जा रही है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई में होने गिरने की घटना में हताहत होने की खबर को अत्यंत दुखद बताया। एक्स पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहन संवेदना जताई है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सोमवार का दिन भारत और ईरान के संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस दिन ईरान और भारत के बीच चबाहार बंदरगाह को लेकर एक बड़ा समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते को लेकर भारत के बंदरगाह और वाहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सोमवार को तेहरान पहुंचे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के बीच नए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर के गवाह बने। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। सोमवार देर रात एक कार और ट्रक की भीषण यहां टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजधानी दिल्ली में अब गर्मी में तेजी से इजाफा होगा। आज आसमान साफ रहेगा और तेज धूप के चलते अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कर्नाटक में बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में अचानक हुई तेज बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं तमिलनाडु के थुथुकुडी में भी कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। गंगा सप्तमी के अवसर पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने आज पावन स्नान किया। भारत के साथ वित्त वर्ष 2023 और 24 में द्विपक्षीय व्यापार के मामले में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। इस अवधि में भारत और चीन के बीच 118.4 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। इस अवधि में कुल 12 बैंकों को फायदा बढ़कर 1,42,129 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। भारत के G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत का अनुमान है कि 2025 तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। शोध संस्थान ने कहा है कि भारत का आयात वित्त वर्ष 2018 और 19 से 2023 और 24 के बीच करीब 37.97% बढ़कर 187.92 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो को वित्त वर्ष 2024 में 351 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड मुनाफा हुआ है। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में हम यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया। फिर मुझे पॉलिसी बाजार के क्लेम समाधान दिवस के बारे में पता लगा, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिव्यू करके अप्रूव कर दिया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और आइए अब खबरें देखते हैं एक बार फिर से फटाफट अंदाज में। भारत में लग्जरी और प्रीमियम घरों की मांग में पिछले 5 वर्षों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। लग्जरी होम की 2024 की पहली तिमाही बढ़कर 21% हो चुकी है। अडानी एंटरप्राइजेस ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में विभिन्न कारोबार क्षेत्रों में 80,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है। मुकेश अंबानी की नजर डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर सेगमेंट पर है। उनकी कंपनी 150 अरब डॉलर के डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।
दूरसंचार सेवाएं देने वाली कंपनी भारती एयरटेल और गूगल क्लाउड ने भारतीय कारोबारियों को क्लाउड सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए दीर्घकालिक करार किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई दर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। मार्च में 4.85% रही महंगाई दर अप्रैल में घटकर 4.83% पर आ गई। सिंगापुर, हांगकांग और ऑकलैंड एयरपोर्ट पर रिटेल आउटलेट चलाने वाली कंपनी इनमेन को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री आउटलेट चलाने का ठेका मिला है। फ्रांस की बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट दिग्गज टेली परफॉर्मेंस भारत में विस्तार की योजना बना रही है। कंपनी ने वर्ष के अंत तक अपने कर्मियों की संख्या 15,000 तक बढ़ाकर 1 लाख के पार पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। चेन्नई का मुरुगप्पा समूह छोटे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक वाहन ESCV कारोबार में प्रवेश करने की तैयारी में है। समूह की TI क्लीन मोबिलिटी की सहायक कंपनी टिवॉल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगले कुछ महीने में अपना ESCV पेश करने की योजना बना रही है। पेटीएम का संचालन करने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड का कहना है कि वे अब उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए UPI लाइट वॉलेट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस ने वॉर्बो पिंकस को अपनी आवासीय वित्त सहायक इकाई श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बिक्री 4,630 करोड़ रुपए में किए जाने की योजना को मंजूरी दे दी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 25 में करीब 3.5 अरब डॉलर जुटाने की योजना बनाई है। इसका इस्तेमाल भारतीय कंपनियां विदेश की सरकार और संस्थानों को ऋण देने के साथ ही परिपक्व होने वाले ऋण साथियों के पुनर्भुगतान को प्रबंधित करने के लिए होगा। रूस ने यूक्रेन के उत्तरी खर्किव क्षेत्र में 4 और गांवों पर कब्जा कर लिया है। रूस अब यूक्रेन के 9 सीमावर्ती गांवों पर नियंत्रण का दावा करता है। पाकिस्तान के बलूचों के सबसे बड़े विद्रोही समूह बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने आज़ादी के लिए भारत से समर्थन की मांग की है। बलूचिस्तान के लोग लंबे समय से पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से पीड़ित हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन महमूद ने कहा है कि भारत के साथ अच्छे संबंधों के बिना बांग्लादेश का विकास संभव नहीं है, क्योंकि दोनों देश कई हजार किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हशमनी ट्रायल की अध्यक्षता कर रहे न्यूयॉर्क जज के खिलाफ नाराजगी जताई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर न्यायाधीश जोआन मार्शन पर अपना दावा दोहराते हुए निशाना साधा कि मुकदमे के समय उद्देश्य उनके प्रचार करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाना था, क्योंकि वे 2024 में व्हाइट हाउस को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। पश्चिमी कनाडा में जंगल की आग को देखते हुए लोगों को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। वहीं वायु गुणवत्ता संबंधी चिंताएं भी पैदा हो गई हैं। पश्चिमी कनाडाई शहर की ओर बढ़ रही एक अन्य बड़ी जंगल की आग काबू में है। आपको बता दें कि ब्रिटिश कोलंबिया में बड़े पैमाने पर खाली कराया गया फोर्ट नेल्सन शहर इस सीजन की पहली बड़ी जंगल की आग की कतार में है, जो पूरे पश्चिमी कनाडा में 10,000 हेक्टेयर तक फैल गई है। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 को शुरू हुआ संघर्ष 2 साल से भी ज्यादा समय से जारी है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि पिछले महीने कांग्रेस द्वारा पारित अरबों डॉलर की सहायता विधेयक से अमेरिकी सैन्य सहायता यूक्रेन में पहले से ही जमीन पर है। उच्च तापमान की मार झेल रहे मेक्सिको सिटी के निवासियों ने इससे राहत पाने के लिए फव्वारों और फूलों की ओर रुख किया है। राजधानी में परिवारों ने सार्वजनिक फव्वारों पर खूब मौज मस्ती की। भारत और ईरान ने चाबहार में शाहिद बेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह अनुबंध इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के बीच हस्ताक्षरित किया गया। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है और 27 लोग अभी भी लापता हैं। तुर्की के राष्ट्रपति तय्यप एर्दोगान ने अंकारा में बातचीत के दौरान ग्रीक प्रधानमंत्री क्यरिकोस मित्सोटाकिस से कहा है कि उनके देश के बीच कोई भी अनसुलझी समस्या नहीं है।
तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने मित्सोटाकिस के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि असहमति के बावजूद हम अपने संवाद को खुला रखकर एक सकारात्मक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने होंगी। ये मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम रहने वाला है। दिल्ली के लिए प्लेऑफ की उम्मीदें कायम हैं। दिल्ली के 13 मैच में 6 जीते हैं उसने, जबकि 7 में हार का सामना करना पड़ा। टीम में के 12 अंक है, लेकिन आरसीबी से खराब रन रेट के कारण टीम 6ठे नंबर पर है। वहीं आईपीएल में सोमवार को अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। इसका नुकसान गुजरात टाइटंस को हुआ और टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। बीसीसीआई ने सीनियर मेंस टीम के हेड कोच के पद के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल जून में खत्म हो रहा है। द्रविड़ का आखिरी असाइनमेंट जून में होने वाला T20 विश्व कप है। हेड कोच पद के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 27 मई है। नए कोच का कार्यकाल 3.5 साल का होगा, जो वनडे विश्व कप 2027 के बाद समाप्त होगा। आयरलैंड की पुरुषों की क्रिकेट टीम अगले साल पाकिस्तान का दौरा करेगी। ये पहली बार होगा जब आयरलैंड पाकिस्तान के दौरे पर जाएगी। एली मैथ्यूज को अप्रैल के महीने के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। मैथ्यूज ने पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टइंडीज की ओर से वनडे और T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। यूएई के कप्तान और सलामी बल्लेबाज मोहम्मद वसीम को अप्रैल के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वसीम ने यूएई को एसीसी प्रीमियर का कप जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय ग्रैंडमास्टर कोनेरू हम्पी, आर प्रज्ञानंदा और आर वैशाली नॉर्वे चेस 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता का 12वां संस्करण 27 मई से 7 जून तक आयोजित होगा। मौजूदा विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन ने अस्ताना में जारी अलोरा कप में जीत के साथ शुरुआत की। निखत ने पहले मैच में कजाकिस्तान की मुक्केबाज को 5-0 से हराया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में सोमवार को खेले गए मुकाबले में लिवरपूल और एस्टन विला के बीच मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। इटालियन ओपन में दूसरी वरीयता प्राप्त अरीना समलेका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई है। समलेका ने यूक्रेन की यास्त्रेम्स्का को मात दी। ग्रीस की मारिया ने कैलिनिना को मात दी। आपको बता दें, सकारी में धीमी शुरुआत से उभरने के बाद जीत दर्ज की। इगा स्वातंत्र्य और मेडिसन कीज के बीच आज होगा क्वार्टर फाइनल की भिड़ंत होगी। दोनों खिलाड़ी हैं जबरदस्त फॉर्म। न्यूजीलैंड की रग्बी टीम ऑल ब्लैक्स के कप्तान सैम केन ने ऐलान किया है कि वे इस सीजन के बाद अंतर्राष्ट्रीय रग्बी से संन्यास लेंगे। अब वे जापानी क्लब के लिए खेलेंगे। पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म आरू जीवितम द गॉड लाइफ OTT पर आने के लिए तैयार है। सुपरस्टार प्रभास की फिल्म कल की 2898 AD का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। हाल ही में दीपिका ने कल की 2898 AD की डबिंग पूरी की। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 2.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन मिला। 2 दिनों में इस फिल्म ने लगभग 6.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। जानवी कपूर और राजकुमार राव की मिस्टर एंड मिसेस माही का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता और रघुवीर यादव स्टार की पंचायत 3 को देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विकी कौशल और सारा अली खान की फिल्म जरा हटके जरा बचके अब 17 मई को जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होने जा रही है। मलयालम फिल्मों में से एक मम्मूटी की आगामी फिल्म टर्बो रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया। शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन की वेब सीरीज स्टार्टअप में महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। आर्यन खान ने बतौर निर्देशक फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है।
77वें कान फिल्म फेस्टिवल की आज से शुरुआत फ्रांस के कान शहर में होने जा रही है। 25 मई तक चलने वाले इस आयोजन में दुनिया भर के कलाकार शिरकत करेंगे। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत की तरफ से भारत पर्व होस्ट किया जाएगा। भारत पर्व के जरिए कान फेस्टिवल में जुटे दुनिया भर के लोगों को भारत में मौजूद असंख्य रचनात्मक अवसरों से रूबरू कराया जाएगा। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।